तभी पेपर लीक कर चुका है आज। तो भाई कल हमने कैप्लर्स लॉस पढ़े थे ना। न्यूटन का लॉ पढ़ लिया था हमने। न्यूटन लॉ पढ़ा था। हाँ। इसका मैंने शायद आपको फॉर्मूला लिखा है। ठीक। मैंने कहा है कि तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि अगर दो मासेस हैं m1 m2 सपोज, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, सपोज r दूरी पर, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, इस फोर्स की वैल्यू आई थी g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कुछ रख दिया जाए, कोई दूसरा मटेरियल, तो इस फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये फोर्स तब भी इतना ही रहेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ये क्या कहता है। अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं और हमें किसी एक पर बाकियों की वजह से फोर्स निकालना है, तो वो फोर्स बाकी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक मास है कैपिटल एम, इससे कुछ दूरी पर एक मास रखा हुआ है m1, यहाँ मास रखा है m2, इस तरह से यहाँ पे n मासेस रखे हुए हैं। तो दोनों फोर्सेस, सारे फोर्सेस को हमें वेक्टर सम करना है। मतलब एक तो होता है नॉर्मली ऐड करना, है ना, एक होता है वेक्टर के साथ ऐड करना। क्या फर्क होता है दोनों में पता है? जब आप वेक्टर में ऐड करते हैं तो और नॉर्मल ऐड करते हैं तो क्या फर्क है दोनों में? साइन, ओके, और डायरेक्शन, यस। अगर आप दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं एल्जेब्राइकली, तो आप सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं। लाइक अगर 2 न्यूटन का फोर्स और 3 न्यूटन का फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो उनको नॉर्मली ऐड कर देंगे, 5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि एक फोर्स दूसरे फोर्स के परपेंडिकुलर है और दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स अभी भी 2 और 3 है, तो अब इसका जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो 5 नहीं होगा, राइट। तो वो डायरेक्शन के साथ चेंज हो जाता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, इसके बाद हम लोग एक टर्म इसके अंदर पढ़ेंगे, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, जो वो होता है त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नहीं, त्वरण। तो बेसिकली त्वरण को आप कैसे जानते हैं? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तो था, किसी चीज की वेलोसिटी में जितना चेंज होता है जितने समय में, वो उसका एक्सेलरेशन है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन, तो बताइए इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसे ही बताओ, सोच के बता सकते हो। यस, वेरी गुड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। जब आप किसी चीज को ऊपर से छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर जो स्पीड चेंज होती है ना उसकी, हर सेकंड उसकी स्पीड बदलती है। कितनी बढ़ती है हर सेकंड स्पीड? 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड इतनी स्पीड उसकी बढ़ती है। और ये स्पीड का बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हमेशा फिक्स रहती है या वो चेंज होती रहती है? कैपिटल जी तो फिक्स होता है, बट स्मॉल जी की वैल्यू बदलती रहती है ड्यू टू अलग अलग जगहों पे जाने से। अगर आप सपोज कीजिए हाइट्स पे जाते हैं ऊपर, तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आप अर्थ के अंदर जाते हैं किसी माइन में, तो वहां भी जो वैल्यू है जी की वो बदल जाती है। आप किसी दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं, वहां भी बदल जाती है। ठीक है। तो बेसिकली स्मॉल जी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो बदलती रहती है। पृथ्वी के सेंटर में जी की वैल्यू होगी 0। इसे हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कैसे 0 होगी, लेकिन दैट इज अ हाइपोथेसिस। ऐसा कभी हो नहीं सकता, आप पृथ्वी के सेंटर तक नहीं जा सकते। हाइपोथेटिकली हम मान सकते हैं कि अगर वहां जाया जा सकता, तो वहां पर ग्रेविटी 0 हो जाती है, राइट। हाँ शेर ज्यादा गिरेगा शेर।
लिख लीजिएगा आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं इसको। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मैंने कहा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे मासेस हैं और हमें किसी एक पर बाकियों की वजह से फोर्स निकालना है, तो सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो नेट फोर्स आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे एक फोर्स, एक मास है कैपिटल एम, एक मास यहाँ पे है m1 m2 एंड से दिस इज mn, इसके बीच की दूरी r1 मान लीजिए, ये r2 है सपोज, एंड से दिस इज rn। अब कैपिटल एम पर m1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, से दिस इज f1, इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा f2, और इस पर इसकी वजह से फोर्स लगेगा fn। तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन कैपिटल एम, नेट फोर्स ऑन मास कैपिटल एम, क्या होगा वो फोर्स, F इक्वल्स टू वेक्टर F1 प्लस F2 प्लस सो ऑन Fn। सो दैट इज व्हाट, F1 फोर्स कितना हुआ दोनों के बीच में, G टाइम्स कैपिटल M, M1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका ना डेफिनेशन लिख के R1 कैप, इसकी डायरेक्शन देते हैं R1 कैप। ऐसे ही दूसरा वाला क्या बनेगा, GM M2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 कैप, सो ऑन। लास्ट वाला क्या आएगा, GM MN अपॉन RN स्क्वायर, RN कैप। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, बहुत आइडियल डेफिनेशन है, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो वो इस तरह से नहीं आएगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा देखिए, मान लीजिए ऐसा कहा जाए कि तीन मासेस हैं, एक मास यहाँ पे है सपोज m, यहाँ पे कोई दूसरा मास है 2m, और यहाँ पे कोई तीसरा मास है 3m, ये सारी डिस्टेंसेस हैं a, और हमसे कहा जाएगा फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 2m। 2m पर नेट फोर्स बताना है कितना होगा। तो 2m पर ना एक तो इस m की वजह से फोर्स आएगा, और एक इस 3m की वजह से फोर्स आएगा, फिर उनका रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो से दिस इज a, b एंड दिस इज c। तो b पर a की वजह से फोर्स लगाना है, तो फोर्स ऑन b ड्यू टू a क्या होना चाहिए, वो g टाइम्स m इंटू 2m अपॉन a स्क्वायर, और उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी f b a, एंड से दिस इज 2gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। सिमिलरली फोर्स ऑन b ड्यू टू c, ये क्या होना चाहिए, g टाइम्स 2m 3m डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट 6gm स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट। अब ये देखिएगा इसकी डायरेक्शन आ गई ऐसे, अब इसका और इसका रिजल्टेंट ऐसे कहीं आएगा बीच में ना, ये एंगल कितना होता है इसमें 60। तो अब मुझे रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स ऑन B, so that will be F equals to the square root of FBA square plus FBC square plus twice of FBA times FBC times cosine 60 डिग्री, राइट। अब अगर मैं FBA को इतनी बड़ी वैल्यू रखूं यहाँ पे, है ना, ये GM, तो थोड़ा सा ये वियर्ड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा, राइट। अब मैं ये वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूं, बाद में लैम्डा को पुट कर देंगे। सो द स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर
plus twice of lambda times 3 lambda times 1 half. So 2 gets cancelled out. So f will be the square root of lambda square plus 9 lambda squared plus 3 lambda squared. So that will be the square root of 13 lambda square or lambda root 13. And what is the value of lambda? Twice of gm squared upon a squared root 13. This is the net force, right? अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग? So direction of resultant. अब मैं इन फोर्सेस को यहां पे बना रहा हूं एक बार. ये था एफ बी ए और ये है एफ बी सी. दिस इज बी सी. ओके, और इनका जो रिजल्टेंट आया है वो ये आया है. अब इसकी ना मुझे डायरेक्शन चाहिए. डायरेक्शन का मतलब हो गया ये एंगल. से दिस एंगल इज अल्फा. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan अल्फा? याद है किसी को? जब आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते थे उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे? वो होता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. बी यहां पर ये है, ये ए होता है, ये वेक्टर ए होता है, ये बी होता है. सो इट इज बी साइन थीटा यानी एफ बी ए साइन 60 अपॉन एफ बी सी प्लस एफ बी ए कॉस 60. सो साइन 60 एफ बी ए का वैल्यू कितना था? लैम्डा. साइन 60 इज रूट 3 बाई 2 अपॉन एफ बी सी कितना है? 3 लैम्डा प्लस एफ बी ए इज लैम्डा इंटू 1/2. लैम्डा कॉमन लेके कट जाएगा. सो इट विल बी रूट 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 7/2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. कितना बचा भी? दिस इज रूट 3 अपॉन 7. सो अल्फा विल बी व्हाट? tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 7. राइट? तो इस तरह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो. डायरेक्शन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. चलिए, हाँ, ये जो पॉइंट है ना, इस पर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से वो अट्रैक्टिव होगा. तो इस पर फोर्स उधर है, उस पर फोर्स इधर है. ठीक है, तो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं बस उस पर चेक करो.
सर कितना आसान आसान सवाल है पर से कुछ ज्यादा टफ अब सपोज इसी में कहा जाए कि आपको ए पर फोर्स निकालना है, तो ए पर कैसे निकालोगे फोर्स? पहले आप ए पर देखेंगे फोर्स बी की वजह से, फिर ए पर सी की वजह से, फिर दोनों का रिजल्ट है, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमारे पास एक स्क्वायर है और इसमें 4 मासेस रखे हुए हैं और यहाँ पे सारे मासेस बराबर हैं और ये चारों के चारों मासेस एक सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, अंडर देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच मास? हर एक की फ्रीक्वेंसी क्या है घूमने की, वो निकालनी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, इसमें कोई एक आप पकड़ लो और उस पर देखो नेट फोर्स कितना है। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा ए, बी एंड सी एंड डी। ए पर फोर्स बी की वजह से ऐसे आएगा, से दिस इज एफ। ए पर फोर्स बी की वजह से, अच्छा ये और ये दोनों मासेस सेम है ना, डिस्टेंस भी सेम होता है इनके अंदर, ये ए मान लीजिए, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा ना, तो ये भी फोर्स कितना होना चाहिए, एफ। अच्छा इसके बीच में भी फोर्स लगेगा ना, ये वाला, तो ये फोर्स मान लीजिए वो है एफ डैश, ओके। अब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनका रिजल्टेंट कैसे होगा, बीच में आएगा, कितना होना चाहिए वो, दैट विल बी √2f, ठीक है। अब यहां पर जो मेन फोर्स है हमारा सेंटर की तरफ, वो कौन सा फोर्स है, एक तो √2f है और एक एफ डैश है। तो मैं क्या करूंगा, नेट फोर्स ऑन ए, नेट फोर्स ऑन ए, दिस विल बी एफ नेट इक्वल्स टू √2f प्लस एफ डैश। सो व्हाट इज एफ, ये फोर्स था कितना एक्चुअल में, इट वाज जी टाइम्स एम, एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ डैश। ये फोर्स कितना होगा इन दोनों के बीच में, जी टाइम्स एम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होता है, a √2,
तो a√2 का स्क्वायर, सो दैट इज gm² अपॉन a² √2 प्लस gm² अपॉन 2a², दोनों में कॉमन बताइए क्या है, gm² अपॉन a², कितना बचा यहाँ पे, √2 प्लस 1/2, दैट इज gm² अपॉन a² टाइम्स 2√2 प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस इज योर F9। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब जब कोई चीज घूमती है, इसको कौन सा फोर्स चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहां से मिल रहा है, इस फोर्स से, नेट फोर्स से। तो मैं क्या करूंगा, इस फोर्स को बराबर रख दूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। देखिए, नाउ द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए, वो क्या होगा भाई, F बराबर mv² अपॉन आर। अच्छा, इसका रेडियस क्या होगा, पहले तो ये देखिए, ये पूरा डिस्टेंस है a√2, ये कितना होगा, मैं इसको ए ओ कह रहा हूं, है ना, फिलहाल मैं ए ओ कह रहा हूं, mv² अपॉन आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस फोर्स gm² अपॉन a² टाइम्स 2√2 प्लस 1, सो m से m कैंसिल हुआ, v² अपॉन, ये a से o तक का डिस्टेंस होता है a अपॉन √2, एंड दिस इज gm अपॉन ट्वाइस ऑफ a² 2√2 प्लस 1, यहाँ पे a से ही कैंसिल हो जाएगा, ये √2 पर जाएगा यहाँ पे, तो √2 v² gm टाइम्स 2√2 प्लस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ a, या v इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ gm टाइम्स 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2a, ये तो आ गई इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हमें चाहिए क्या, इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे आएगा, देखो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया एक चक्कर में इसने, 2πr, और r कितना था, a/√2 अपॉन वेलोसिटी विच इज गिवन। तो इसको हम यहां पे पुट कर देते हैं, ये √2 है, ये 2 है, ये √2 बन जाएगा, √2πa अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ gm टाइम्स 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2a। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √2πa द स्क्वायर रूट ऑफ 2√2a अपॉन gm टाइम्स 2√2 प्लस 1। आप चाहे तो इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये √2 तो अंदर चला जाएगा, पाई बाहर रहते हैं, ए को भी अंदर ले जाते हैं, सो इट विल बी पाई टाइम्स, या ये √2 है ना, ये वाला, ये √2, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी, ये भी तो √2 है ना, ये इसके साथ मिलकर 2 बना लेगा, तो दिस इज 2π, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, √2, ए अंदर गया तो a³ बन गया, अपॉन gm टाइम्स 2√2 प्लस 1, तो ये आ गया इसका टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, सो द फ्रीक्वेंसी इज, इसको हम न्यू भी कहते हैं, एफ भी कहते हैं, एन भी कहते हैं, दिस इज 1/t, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/2π द स्क्वायर रूट ऑफ gm टाइम्स 2√2 प्लस 1 अपॉन √2a³, ये आपका न्यू आ गया, राइट। तो इसमें तीनों चीजें आ गई, वेलोसिटी आ गई, टाइम पीरियड आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, और ऐसा भी हो सकता है इसमें ओमेगा पूछ ले आपसे, चलो बताते हैं।
अगर आपसे ओमेगा पूछेगा तो ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन, है ना? ये 2 पाई नहीं, सो 2 पाई इंटू 1/2 पाई the square root of gm times 2√2 plus 1 upon √2 AP, ये कैंसिल हो जाएगा, बस ये बचेगा सर। वेरिएबल वाले होंगे सर। अगर बिना वेरिएबल वाले आगे तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला लिखा था आज लिखे हो एक फोटो फिर इस्तेमाल करा है सब पे कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है सर की कोई कर लगता है।
हर में देख रहे हैं मैं तो एक सब एक आता है चलिए देखिए नेक्स्ट। उसको क्या देखिए नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे कोई बॉडी रखी है जिसका मास है m, और अर्थ का जो सेंटर है वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका, और इसका मास हमने यहाँ पे मान लिया सेंटर। अर्थ का जो रेडियस है दिस इज सपोज आर ई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है, दिस इज जी टाइम्स एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और यही फोर्स किसके बराबर होगा, यही फोर्स न्यूटन के अकॉर्डिंग किसके बराबर होना चाहिए, एम जी के। यहाँ पर एक्सेलरेशन को हमने जी बोल दिया। अब यहाँ पे एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी का वैल्यू कितना आया, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमें पता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ कितना है, क्या होता है बताइए, मास ऑफ अर्थ रेडियस बता दो 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोमीटर मीटर्स केजी, और जो रेडियस है वो कितना है 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर, या 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये सारी वैल्यू रखने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसकी वैल्यू आती है 9.8 जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट ये तो बात हुई किसके लिए, अर्थ के लिए। अगर कोई प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सो ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट, तो इन दैट केस इसको मैं लिखूंगा जीपी इक्वल्स टू जी टाइम्स एमपी अपॉन आरपी स्क्वायर, राइट। यस सर यानी उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट की रेडियस, इन दोनों से आप उस प्लैनेट पर जी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहें तो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, देखिए मास जो होता है ना किसी प्लैनेट का या किसी भी चीज का, वो क्या होता है भाई, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सो 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं अर्थ के लिए कह रहा हूं तो ये बेसिकली अर्थ का रेडियस आ गया। अब ये वैल्यू आप यहां पे रखो जी में, तो जी का वैल्यू कितना आएगा, जी अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स रो टाइम्स 4/3 पाई आर इन क्यूब। ये पावर इससे कट जाएगी, तो फाइनली हमारे पास बचता है जी बराबर 4/3 पाई आर ई रो एंड जी। यानी अगर आप इस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखिएगा, ये 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो जी किसके डिपेंड कर रहा है, आर पे और रो पे। सो वी कैन से जी इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड रो। अगर आप दो प्लैनेट्स को कंपेयर करोगे ना, सो जी ऑन एनी प्लैनेट 1 अपॉन जी ऑन प्लैनेट 2 इक्वल्स टू आर ऑफ प्लैनेट 1 अपॉन आर ऑफ प्लैनेट 2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ 2। इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए मान लीजिए कहा कि एक प्लैनेट है पी और ये हमारा अर्थ है ई, इसका मास है सपोज एम पी और इसका रेडियस है सपोज आर पी,
अर्थ का मास हो गया ME और रेडियस हो गया RE। ये कहा जाए कि मास ऑफ द प्लैनेट इज हाफ ऑफ मास ऑफ द अर्थ and radius of the planet is 4 times radius of earth. So find acceleration due to gravity on the planet gp, right? तो अब ये बताइए, इसमें मास गिवन है और इसमें रेडियस गिवन है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? दिस वन, मतलब दिस वन और दिस वन, ये m वाला या रो वाला? m वाला, रो तो हमें दिया ही नहीं है इसके अंदर, है ना? तो मैं क्या करूंगा, gp अपॉन जीई इक्वल्स टू, यहां पर कैपिटल जी तो दोनों में आएगा, वो तो कट जाएगा, क्या बचेगा? MP अपॉन ME मल्टीप्लाइड बाय RE स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। सो व्हाट इज मास ऑफ प्लैनेट? हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 4 टाइम्स ऑफ RE एंड इसका स्क्वायर। नाउ ME से ME कैंसिल हो गया, so basically g of planet upon g on earth equals to 1/2 multiplied by, ये RE स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, 1/16 बचेगा, है ना? सो इट इज 1/32। तो प्लैनेट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू आएगी, दिस इज GE डिवाइडेड बाय 32। क्या मतलब हुआ इसका, कि वहां पर जो ग्रेविटी है वो 1/32 है। कम है या ज्यादा है? कम है। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर हम अर्थ पर कोई चीज को उछाल रहे हैं और वो मान लीजिए 2 मीटर तक जा रही है, तो उस प्लैनेट पर कितना ऊंचा जाएगी? 64 मीटर, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम हो गई। चलिए नो फिर
क्या हो गया, बहुत बातें हो रही गर्ल्स। ये एक मिनट गर्ल्स। देखिए, अब एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई प्लैनेट है पी, और ये है अर्थ। इसकी डेंसिटी इस बार दे रखी है रो पी, और इसकी डेंसिटी है रो ई। इसका रेडियस है आर पी, और इसका रेडियस है आर ई। एंड इट सेज कि इस प्लैनेट की जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की 1/3, और प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ का रेडियस का ट्वाइस है। तो बताना है उस प्लैनेट पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो यहां पर हम मास वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमने अभी पढ़ा था कि जो जी होता है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो। सो जीपी अपॉन जीई इक्वल्स टू व्हाट, आरपी अपॉन आर ई मल्टीप्लाई बाय रो पी अपॉन रो ई। सो व्हाट इज आरपी का वैल्यू, 2 RE अपॉन आर ई मल्टीप्लाइड बाय रो पी का वैल्यू 1/3 ऑफ रो ई अपॉन रो ई। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो इट इज 2/3 जीपी अपॉन जीई। तो यहां से जीपी की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज जीई मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो इट इज 2 GE अपॉन 3। तो बताइए वहां ग्रेविटी कम है या ज्यादा है, कम है ना। 2/3 तो 1 से छोटा होता है, तो ये ग्रेविटी कम हो जाएगी वहां पर। चलिए, ये बात हो गई हमारा अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रेविटी की वैल्यू निकाल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, वेरिएशन इन जी। जी की वैल्यू में वेरिएशन कैसे आता है, कैसे कैसे वैल्यू जी की चेंज होती है। पहले बात करते हैं विद हाइट। देखो हाइट के साथ बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास m है, ये रेडियस है आर ई, इस पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे एफ ना। जब हम इसको यहां से ऊपर लेके गए यहां पर, तो ये h हाइट तक सपोज पहुंचा दिया। यहां पर फोर्स लगा कितना, सपोज एफ डैश। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन मास m, फोर्स ऑन मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वो फोर्स कितना है भाई, mg, है ना। और यही किसके बराबर होता था, GMEM अपॉन RE², इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम किसी हाइट ऊपर तक चले जाते हैं तो फोर्स ऑन m या मास m एट अ हाइट h, एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कितना होगा, से दिस इज f डैश, और ये होगा mg डैश, और इसकी वैल्यू GMEM अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। सो दिस विल बी mg डैश अपॉन mg इक्वल्स टू, देखिए जब आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो GMEM तो कैंसिल ही हो जाएगा,
और डिवाइड करके ये वाला टर्म नीचे आता तो ये ऊपर आ जाएगा, आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये एम से एम कैंसिल हुआ, तो जी डैश इक्वल्स टू आर ई स्क्वायर टाइम्स जी अपॉन, मैंने यहां से आर ई कॉमन लिया और जो बाहर आएगा ना तो स्क्वायर के साथ आएगा, आर ई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बेसिकली जी डैश का वैल्यू आता है जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। एक इसका एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि अगर एच की वैल्यू आर से बहुत कम हो, अगर मैं इसको लिखूं, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर बी, देन वी कैन राइट इट एज जी डैश इक्वल्स जी टाइम्स 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। सो इट इज जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। पता है ना कैसे ओपन किया इसको? फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं क्या होता है? देखो इसको ऐसे समझिए, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हो और x 1 से बहुत छोटा हो, तो इन दैट केस ये वैल्यू बराबर होती है 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये पूरी वैल्यू 1 से छोटी है, हमने ऊपर माना है इसको, तो फिर क्या होना चाहिए इसका एक्सपेंशन, फिर 2 बाहर आ जाना चाहिए, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। तो किसी हाइट पर जो वैल्यू आई है जी की, दिस इज जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। ओके, अच्छा अब ये बताइए, ये जो वैल्यू आ रही है ये जी से कम है या ज्यादा है? कम है ना, क्योंकि इसमें कुछ माइनस हो रखा है, तो हम कह सकते हैं जी डैश इज लेसर देन जी, यानी ऊंचाई के साथ जी की वैल्यू घट जाती है। यानी किसी वस्तु को जब आप किसी हाइट पर ले जाते हो तो उसका वेट कम हो जाता है, उसके मास पे फर्क नहीं पड़ता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्योंकि ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट चेंज होगा, मास चेंज नहीं होगा। चलिए, वैसे वजन घटाते हैं मास घटता है और एक घटता है, ग्रेविटी तो होता है। तो किसी मशीन को करता है तो हम वेट नाम इसको सबसे बहुत क्या कर सकते हैं। सुन देता हूँ। हमने इसके अंदर एन नहीं काटा इसके अंदर
इक्वेशन नंबर 2 में कर दो। वैल्यू में डिवाइड वैल्यू हमने काट ली है, इसका कुछ इक्वेशन नंबर 2 में अच्छा वैल्यू की काट नहीं है। गलती में से नहीं सर, गलती रुक जाओ। देखिए जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इसके, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है जब एच का वैल्यू आर के कंपेरेबल हो। जैसे मान लो आर का वैल्यू हम जानते हैं 6400 किलोमीटर है। आपसे कहा जाए कि 100 किलोमीटर हाइट पर बताइए जी का वैल्यू क्या हो, तो 100 किलोमीटर 6400 किलोमीटर के हिसाब से कंपेरेबल है, तब आप ये फॉर्मूला लगाइए। अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलोमीटर हाइट पर जाना है, तो 1 किलोमीटर तो कम होता है बहुत, तो वो ये फॉर्मूला लगाए। राइट। अगर मीटर्स में कहें 100 मीटर 150 मीटर, तब तो ये लगना है, क्योंकि ये छोटी वैल्यू। तो मैक्सिमम हाइट जब ज्यादा हाइट की बात हो रही हो, तब आप ये फॉर्मूला लगाए। ठीक है। चलिए एक सवाल लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 12800 किलोमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी at a height of 12,800 kilometers from the surface of earth। जी। चलिए सॉल्व कीजिए। क्या, क्यों लिखा नहीं आपने? फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 12,800 kilometers from the surface of earth। चलिए ट्राई कीजिए इसको आप लोग। तो एक मिनट होगा। ये कौन नहीं?
व्हाट इज इसका आंसर? G/9 आएगा इसका आंसर। G/9। देखो मैं कर देता हूँ। आपको ये बोला है कि G' = G/1 प्लस कितना 12,800 जैसा कि अपॉन 6400 का स्क्वायर। दो जीरो कैंसिल हो गए, 64 दूनी 128, तो G/3 का स्क्वायर और G/9। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखना। ठीक कीजिएगा। 1% से ऊपर से 5% क्या होगा? कितनी हाइट पर G का वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1% रह जाएगा? 1% मतलब G के टर्म्स में बताओ। इसमें हाइट नहीं दे रखी है, ये G की वैल्यू दे रखी है इसने। 1% है टोटल का। बताओ भाई। G/100 तो लेना है आपको। हाइट कितनी है वो बताओ। G' की जगह G/100 रखिए और H निकालिए। अच्छा, जी, हाइट ही तो चाहिए आपको। अच्छा,
जरूर तो आ गया तो बस वो बताओ मत उसका वो बीवी क्या किया है आया मेरे को यस इट इज 9 आर। और कौन ठीक है, ये आना चाहिए। बेसिकली ये बोला है कि 1% रह जाएगा, तो जी डैश जो है ना, दिस इज जी बाय 100, है ना। और ये होता क्या है, जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 + h/r का होल स्क्वायर बराबर 100। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 1 + h/r इक्वल्स टू 10 और h/r इक्वल्स टू 9, या h इक्वल्स 9r, राइट। अरे सर ये सर अच्छा वेरी गुड मैम इसमें दिक्कत नहीं था ये मैंने सुना मैंने रेडियस सिलेक्शन कर ली 1400 किलोमीटर नहीं नहीं, आर के टर्म्स में लिखा तो। चलिए अगला सवाल, एक और सवाल लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी at a height of, find the value of g at a height of 10 kilometers from the surface of earth, from the surface of earth, 10 kilometers, 10 kilometer, at a height of 10 kilometers from the surface of earth। चलिए कीजिए। पसंद आपको लग ये नहीं है जी के टर्म्स में निकालो। इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो? सर जी वो छोटा वाला जी डैश इक्वल्स जी टाइम्स 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक है, ये आ जाएगा भाई। जैक अच्छा, ये हमने क्यों लगाया यहाँ पे? जैक के 10 किलोमीटर हाइट कम है, कम 6400 रुपए के हिसाब से 10 रुपए बहुत छोटी मात्रा होती है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया। 150 उसमें सर जी एक मिनट वो देखो इसके बाद बात करते हैं विद डेप्थ, गहराई के साथ। मान लीजिए अर्थ के सरफेस से ये रेडियस है आर इन, और हम यहां से ना यहां तक आ जाते हैं। ठीक है, अर्थ को डिग आउट किया हमने, माइंस बनाई इसमें, और नीचे चले गए अर्थ के। ठीक है, कोई सुरंग बना ली सपोज, तो यहां पर जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर हमें ग्रेविटी चाहिए कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रेविटी है और यहां पर जो ग्रेविटी है,
उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बचा, ये सपोज कीजिए ये डी है, तो ये कितना है, आर ई माइनस दो आर ई माइनस डी। ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए। तो मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ जी एट ए क्या होगी सरफेस पर, जी होता था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी करना है ये, क्योंकि जब आप इसमें नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी को चेंज करते हुए जा रहे हैं, मतलब आप डिस्टेंस को कम कर रहे हैं। तो बेसिकली जी का वैल्यू क्या था, 4/3, 4/3 पाई आर रो जी, ठीक है। और दूसरा वैल्यू ऑफ जी एट बी, ये डेप्थ डी में है, ठीक है। तो इसको मैंने कहा जी डी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर ई माइनस डी इंटू रो ई टाइम्स जी। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, सो इट इज जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू, देखिए जब इनको डिवाइड करेंगे ना 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, रो कट जाएगा, जी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो यहां से जी डी का वैल्यू आएगा जी टाइम्स 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अब ये बताओ ये वैल्यू कम है जी से या ज्यादा है, कम है ना, सो जी डी इज लेस देन जी। इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे जाने पे भी कम होती है, अगर आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तब भी जी का वैल्यू घटेगा। अगर हम अर्थ के सरफेस के सेंटर पे चले जाएं, जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, देखिए अब क्या होगा, मैं डी को आर कर देता हूं, है ना, तो जी डी कितना हुआ, जी टाइम्स 1 माइनस आर ई अपॉन आर ई, एंड दिस इज जी टाइम्स 1 माइनस 1 एंड दैट विल बी जीरो। तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी जो होती है वो जीरो। चलो एक सवाल है आप लोगों के लिए, पहले तो आप दो अभी रुक जाओ, अरे सर ये ये क्वेश्चन एक ओरल क्वेश्चन है, बस आप लोग बाद में लिख लीजिएगा। द क्वेश्चन सेज कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मान लेते हैं कि बाय एनी चांस हमने यहां से इसमें एक माइन बनाई, एक ऐसी सुरंग बनाई, एक खान बनाई कि यहां से हमने शुरू किया था डिग करना और दूसरे सतह पे पहुंच गए, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उधर उस पार देख पा रहे हैं आप, मतलब यहां खड़े होके आप इस पार देख पा रहे हैं नीचे, ठीक है, जस्ट अ हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं सकता, बट इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ और यहां से कोई पत्थर छोड़ा जाए ऐसे, ठीक है, पत्थर छोड़ जाए। अब आप लोग बताइए इसकी मोशन कैसी होगी, ये यहां से आएगा, यहां आके रुक जाएगा, हाँ भाई ऐसे ही होगा क्या, वापस चला जाएगा फिर? सर जी करके देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी। अब आप बताइए इसकी मोशन कैसी होगी, ए से ही चलेगा, ये कहां तक जाएगा, सी तक जाएगा। सर जी बी तक जाना चाहिए आप लोग ना फिजिक्स इस्तेमाल करो फिर बताओ। सीधे के सर जी अभी तो सी वापस तक आ जाएगा, रहा फिर है वापस नहीं आएगा, फिर कहां तक जाएगा। सर जी घूमता रह जाएगा ये देखिए बेसिकली क्या होता है, अर्थ की जो ग्रेविटी है ना वो सेंटर की तरफ होती है, तो ये यहां से चलेगा नीचे आएगा, लेकिन जैसे सेंटर पे पहुंचेगा सेंटर पे ग्रेविटी जीरो हो गई, तो सेंटर पर ये ग्रेविटी ना होने की वजह से रुक तो नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, तो ये अपना मोमेंटम इसको नीचे जाने की कोशिश कराएगा क्योंकि इसके पास क्या है, इनर्शिया, तो ये नीचे तक जाएगा। फिर जैसे ये नीचे पहुंचेगा ग्रेविटी इस पर ऊपर की तरफ काम करने लगेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो होगी सी तक पहुंच चुका होगा, फिर ये वापस जाएगा ऊपर, फिर यहां पहुंचने पर भी इसके पास वेलोसिटी होगी, जैसे ही वो उसको क्रॉस करेगा ग्रेविटी वापस से नीचे आएगी, तो बेसिकली ऊपर नीचे मोशन सर करती जी है, मैंने भी नहीं कहा और इस मोशन को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं एसएचएन, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति। सर जी मेरे कभी वापस नहीं आ पा रहे नहीं। सर ये रस्सी बांधे खींच लो ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप छोटे से आगे सुना